हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैं गौरव मिश्रा आज आप सभी लोगों के साथ एक बार फिर से अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में आपके साथ कनेक्ट हो चुका हूं। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि आज का जो ये सेशन है, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और उसका कारण क्या है वो पहले बता देता हूं। देखिए आज के सेशन में मैंने नेशनल इनकम से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए इस पीडीएफ फाइल में जो है वो बनाए हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। साथ ही साथ में मैंने उससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सेशन में इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। तो भाई शुरुआत करेंगे आज का सेशन बिना किसी देरी के। पर ये सेशन शुरू करने से पहले आप सभी प्यारे बच्चों का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बिना किसी देरी के जल्दी से चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं और आज आपको सिखाते हैं, बताते हैं और पढ़ाते हैं किस चीज के बारे में बच्चों कि भाई क्या होता है हमारा नेशनल इनकम और एग्रीगेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बेटा, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल और नॉट? प्लीज मुझे जल्दी से एक बार बताइएगा आप लोग, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैं आप सभी लोगों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ओके बच्चों, आज का जो ये सेशन है, ये सेशन बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उन पे बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज का सेशन बिना किसी देरी के और आज आपको सिखाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए हैं या जो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं या आपके लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो लेकर मैं आप सभी लोगों के साथ में आज उपस्थित हो चुका हूं। साथ ही साथ में मैंने आज के सेशन में क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। आंसर भी मैंने इंग्लिश में लिखा है और आंसर मैंने हिंदी में भी लिखा है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके से आप उसको समझ पाएं और जान पाएं। तो शुरुआत करेंगे बेटा आज का सेशन। सबसे पहले देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है जो कि सीबीएसई एआई 2021 के जो है एग्जाम में आया था और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप सभी देख सकते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इंक्रीज इन डोमेस्टिक इनकम ऑलवेज लीड्स टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विद अ वैलिड एग्जाम्पल। हमसे कह रहा है बच्चों कि क्या डोमेस्टिक इनकम में जो इंक्रीज में इंक्रीमेंट होता है उससे हमेशा और हमेशा नेशनल इनकम जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, हिंदी में इसको समझेंगे कि भाई जो घरेलू आय होती है अगर उसमें वृद्धि होती है तो उस वृद्धि से राष्ट्रीय आय जो होती है वो हमेशा और हमेशा बढ़ जाती है। क्या आप इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हो? क्या आपको लगता है स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये चीज हमसे कह रहा है और कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है तो एक एग्जाम्पल से उसे प्रूव करके बताइए और समझाइए। तो चलिए भाई शुरुआत करेंगे आज का सेशन। पर जल्दी से मुझे आप लोग बताइए क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मैं ऑडिबल हूं, मैं विजिबल हूं या नहीं हूं। बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैं आप सभी लोगों की उत्तर की क्या कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं। बच्चों जल्दी से आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के आंसर के बारे में। बच्चों मैंने इसमें देखिए साफ साफ से आंसर लिख दिया है कि नो आई डू नॉट फुल्ली एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, कि मैं इस जो ये ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है मैं इससे पूरी तरीके से डिसएग्री हूं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। An increase in domestic income does not always lead to an increase in national income because national income depends not only on domestic income but also on net factor income from abroad। बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि डोमेस्टिक इनकम में होने वाली जो इंक्रीमेंट है या डोमेस्टिक इनकम में होने वाली जो वृद्धि होती है वो हमेशा और हमेशा नेशनल इनकम में जो है इंक्रीमेंट करे ये जरूरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इनकम के ऊपर जो है डिपेंड नहीं होती है, बल्कि डोमेस्टिक इनकम में जब हम लोग NFIA को जोड़ देते हैं यानी जिसको हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, जब हम उसे जोड़ देते हैं बच्चों तो उसको जोड़ने के बाद में क्या होता है बच्चों, उसको जोड़ने के बाद में हमें क्या मिल जाता है, हमें नेशनल इनकम मिल जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा आप लोग हमेशा ध्यान से कि हमेशा अगर नेशनल इनकम के बारे में और डोमेस्टिक इनकम के बारे में कहें कि डोमेस्टिक इनकम में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या नेशनल इनकम बढ़ता चला जाएगा हर बार, तो आप ये बोलिएगा कि ये बात इस चीज पर डिपेंड करेगी कि डोमेस्टिक इनकम के साथ ही साथ में एनएफआईए की वैल्यू क्या है। अगर एनएफआईए की वैल्यू जो है वो आपकी ज्यादा है यानी पॉजिटिव में है तो आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा। अगर एनएफआईए की वैल्यू जो है वो 0 है तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम एक ही रहेगा, और अगर एनएफआईए की वैल्यू निगेटिव है तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम भी हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशंस पॉसिबल होती हैं। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा भी है कि डोमेस्टिक इनकम इंक्रीजेज बट एनएफआईए डिक्रीजेज बाय द सेम और अ ग्रेटर अमाउंट, नेशनल इनकम में रिमेन्स अनचेंज्ड और इवन डिक्रीज। ओके, सपोज डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीज बाय ₹100 करोड़। कह रहा है, हमने यहां पर लिखा है कि अगर मान लीजिए कि डोमेस्टिक इनकम जो है वो 100 करोड़ बढ़ जाती है, ठीक है, एट दिस टाइम, और उसी टाइम पर जो एनएफआईए जो है वो घट जाता है, कितना घट जाता है 100 करोड़। एनएफआईए फॉल्स बाय 100 करोड़ ड्यू टू हायर पेमेंट ऑफ फॉरेन टैक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 100 यानी 0, और इसका मतलब क्या हो जाएगा नेशनल इनकम जो हो जाएगी वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगी, वो अनचेंज रहेगी, रिमेन्स अनचेंज्ड हो जाएगी। तो बच्चों इसको ध्यान रखना है, और इसी को देखिए मैंने हिंदी में बाद में लिखकर आप लोगों को बताया है कि नहीं, मैं इस कथन से पूर्णतया सहमत नहीं हूं। घरेलू आय में वृद्धि होने से हमेशा राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय केवल घरेलू आय पर ही नहीं बल्कि विदेशों से शुद्ध कारक आय पर भी निर्भर करता है। फिर मैंने लिखा है राष्ट्रीय आय का सूत्र क्या होता है, घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, और अगर एनएफआईए जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और हम उसको जोड़ देंगे किसमें, घरेलू आय में, तो याद रखिएगा तो उससे क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एनएफआईए की वैल्यू बेटा निगेटिव होगी तो आपको याद रखना है कि नेशनल इनकम जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। और बच्चों अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा हूं आप लोगों को, तो प्लीज और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों को जान पाऊं कि आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं या नहीं ज्वाइन कर चुके हैं। आगे देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और फिर नीचे लिखा हुआ है कि डू यू एग्री और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट। यानी हमसे कह रहा है कि जो नेशनल इनकम होती है वो हमारी घरेलू सीमा जो होती है, यानी हमारा घरेलू क्षेत्र जो होता है उसके अंदर जो भी उत्पादन की हो रहा होता है, उन उत्पादन के थ्रू यानी उन प्रोडक्शन में जो इंक्लूड होने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनकी फैक्टर इनकम जो होती है उनका क्या होता है, सम होता है, उनका एडिशन होता है। तो कह रहा है कि क्या आप इस स्टेटमेंट से क्या है एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं। तो बच्चों जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम जो है वो क्या होता है, नेशनल इनकम जो है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम प्लस साथ ही साथ में जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे नो आई डोंट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम अर्न बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। National income includes income earned by normal residents of a country, whether are within the domestic territory or abroad। मैंने आपको कई बार समझाया है और बताया भी है बच्चों कि नेशनल इनकम की जब भी हम लोग बात करते हैं तो नेशनल इनकम क्या है, वो इनकम है, वो फैक्टर इनकम का सम है जो क्या होता है, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स के थ्रू क्या की जा रही होती, अर्न की जा रही होती है, चाहे वो हम अपने देश के अंदर की बात कर रहे हो चाहे देश के बाहर की बात कर रहे हो। ठीक है बच्चों, लेकिन डोमेस्टिक इनकम की जब हम लोग बात करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे घरेलू क्षेत्र से संबंधित होती है, यानी वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के जो है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है वो शामिल होती है। तो
आपको ये चीज समझनी है बच्चों। आगे देखिए, इसी को मैंने बच्चों क्या लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में लिखा है कि नहीं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि नहीं, मैं दिए गए कथन से सहमत नहीं हूं, क्योंकि राष्ट्रीय आय में हम लोग सामान्य निवासियों द्वारा यानी नॉर्मल रेजिडेंट्स जो होते हैं उनके द्वारा जो अर्न कारक जो आय होती है यानी जिसको हम लोग फैक्टर इनकम बोलते हैं उसको हम लोग शामिल करते हैं, चाहे वो देश के भीतर की बात हो या विदेश के बाहर की विदेश की बात हो यानी देश के बाहर की बात हो। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपसे कह रहा है कि भाई बताइए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और वो प्रिंसिपल है कि वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। कह रहा है कि जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि एक इंसान का जो खर्चा होता है वो किसी दूसरे इंसान की क्या होती है, इनकम होती है। बच्चों इस स्टेटमेंट को समझना है, ये स्टेटमेंट सही है। और कैसे सही है, ये जब हम लोग बात करते हैं टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी की, तो टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में हम लोग दो सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होता है फर्म सेक्टर, यानी एक होता है परिवार क्षेत्रक और दूसरा होता है व्यवसाय क्षेत्रक। जब भी कभी हम लोग आय के चक्रीय प्रवाह की बात करते हैं यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी होती है जो यानी द्विक्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें हम दो ही क्षेत्रकों को शामिल करते हैं और वो दो क्षेत्र जो होते हैं बच्चों वो होते हैं परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र यानी हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। अब ध्यान से आपको समझना है कि कल या परसों ही आप लोगों को समझाया और बताया था बच्चों, क्या होता है कि जब भी कभी इकोनॉमी में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी और उसको प्रोडक्शन करने का डिसीजन कौन लेता है, डिसीजन फर्म सेक्टर लेता है। ठीक है, और उस फर्म सेक्टर जब वो डिसीजन लेता है तो क्या होता है, उससे बच्चों जरूरत पड़ती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसे कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब हाउस होल्ड्स क्या करते हैं बेटा, मैंने लिखा है यहाँ पर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एज्यूम्शन दैट एक्सपेंडिचर ऑफ वन सेक्टर बिकम्स द इनकम ऑफ अनदर सेक्टर इन द इकोनॉमी। हाउस होल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर्स of production to firms and receive income in the form of wages, rents, interest and profit। बच्चों जब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म सेक्टर को। तो फर्म सेक्टर उसकी सर्विसेज के बदले उन्हें क्या देता है, उन्हें जो है रेंट देता है, वेजेस देता है, सैलरी देता है, इंटरेस्ट देता है और प्रॉफिट देता है, यानी उसका पेमेंट करता है। और ये जब इनकम मिल जाती है यानी रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, जब हाउस होल्ड्स को क्या होती है बेटा, इनकम मिल जाती है तो वो इस इनकम को क्या करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को यानी उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए खर्च कर देते हैं। तो देखिए मैंने लिखा भी है कि हाउस होल्ड स्पेंड्स दिस इनकम ऑन गुड्स ऑन सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, दिस एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स बिकम इनकम ऑफ द फर्म। और अगर ये हाउस होल्ड्स के लिए खर्चा है यानी हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज कौन बना रहा है, फर्म सेक्टर बना रहा है। तो इसका मतलब फर्म जो होती है वो क्या करती है, फर्म को वो रुपया मिल जाता है तो फर्म के लिए वो इनकम हो जाती है, और फर्म के लिए वो इनकम है तो इसका मतलब क्या है, इसी तरीके से चीजें सर्कुलर फ्लो में चलती रहती हैं। और हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान का खर्चा या एक सेक्टर का खर्चा किसी दूसरे सेक्टर के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। अब बच्चों देखिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और इस पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप लोगों के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर भी आया हूं। पहला एमसीक्यूज हमसे कह रहा है कि बच्चों गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल आर फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, नन ऑफ दीज। हिंदी में मैंने लिखा है कि जो वस्तुएं पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखना है कि ऐसी गुड्स जो
सेम ईयर में रीसेल कर दिए जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो बेटा याद रखना है पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखिएगा, मध्यवर्ती वस्तुएं जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बढ़ के देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस इज कैपिटल लॉस, डेप्रिसिएशन, शटडाउन पॉइंट, ऑल ऑफ दीज। कह रहा है अपेक्षित अप्रचलन के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है तो उसे क्या कहते हैं। तो फॉरसीन या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस की बात जब भी आएगी तो बेटा याद रखना है तो उसके लिए हम लोग डेप्रिसिएशन टर्म यूज करते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर एक्सपेक्टेड दिया है तो डेप्रिसिएशन और अनएक्सपेक्टेड दिया है तो कैपिटल लॉस। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसी तरीके से आपको याद रखना है इसमें क्या होता है, मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास को बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे, इसको हम लोग घिसावट भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों की बोर्ड परीक्षाओं के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। कह रहा है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और उसके बाद हमको ऑप्शन दिया है कि एन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। दूसरा ऑप्शन दिया है इंडियन विजिटिंग जापान एज टूरिस्ट। फिर कह रहा है इंडियन वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। फिर कह रहा ऑल ऑफ दीज। कह रहा भारत के सामान्य निवासी कौन होंगे, अमेरिका में भारतीय दूतावास में कार्यरत अधिकारी, जापान घूमने गया भारतीय पर्यटक, फिर है भारत में स्थित WHO में कार्यरत भारतीय, और लास्ट है इनमें से सभी। तो बेटा याद रखना ये सभी भारत के लिए क्या होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। ये सभी जो होंगे ये भारत के क्या होंगे, सामान्य निवासी होंगे। जब नॉर्मल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रेजिडेंट्स वो आपके एंटिटीज हो सकते हैं, वो पर्सन्स हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो नॉर्मली उसी कंट्री में रिजाइड कर रहे हों और साथ ही साथ में उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो उस कंट्री से लाई हो चुके हों, जुड़ चुके हों। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। यानी सामान्य निवासी कोई व्यक्ति या कोई संस्था भी हो सकती है जो एक देश में निवास कर रही हो, रह रही हो, और साथ ही साथ में उसकी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सब उसी देश से जुड़ चुकी हों, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस देश का सामान्य निवासी बोलते हैं। और खास तौर से आपको याद रखना उसने 1 साल से ज्यादा का समय वहां पर गुजार लिया हो, ये भी कंडीशन होती है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सैलरी पेड टू वर्कर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि ट्रांसफर इनकम होगा या गवर्नमेंट रेवेन्यू होगा या फैक्टर पेमेंट होगा या नन ऑफ दीज होगा। हिंदी में देखिए दिया हुआ है कि श्रमिकों को दिया गया वेतन जो है वो किसका उदाहरण होता है, अंतरण आय का, सरकारी राजस्व का, कारक भुगतान का, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखना है कि जो सैलरी पेमेंट की जाती है, जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स को जो सैलरी पेड की जाती है वो किस चीज का एग्जाम्पल हो जाता है बच्चा, वो एग्जाम्पल हो जाता है फैक्टर पेमेंट का। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय जो होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, वो आपका फैक्टर पेमेंट हो जाएगा। श्रमिकों को दिया गया जो वेतन होता है उसे हम लोग कारक भुगतान के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों और क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एग्रीगेट्स यूज्ड फॉर डोमेस्टिक इनकम। इनमें से कौन सा ऐसा एग्रीगेट है जिसका यूज जो है हम लोग डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय के लिए करते हैं, यानी कौन सा ऐसा समष्टि है जिससे हम लोग घरेलू आय जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा याद रखना है कि घरेलू आय जो होती है उससे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, NDPFC जो होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हमेशा याद रखना है आप सभी लोगों को, उसे हम लोग NDPFC बोलते हैं। यानी डोमेस्टिक इनकम को हम लोग NDPFC से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और नेशनल इनकम को हम लोग NNPFC से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार परचेज्ड बाय अ डीलर ऑफ कार्स इज।
कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ऑल ऑफ दीज। कारों के व्यापारी द्वारा खरीदी गई कार जो है वो किस चीज का उदाहरण है? उपभोक्ता वस्तु का, पूंजीगत वस्तु का, मध्यवर्ती वस्तु का, या इनमें से सभी? तो बेटा याद रखना है आप सभी लोगों को कि एक कार जो कि खरीदी जा रही है किसके थ्रू? डीलर्स के थ्रू खरीदी जा रही है, यानी कार के व्यापारियों द्वारा। तो हमेशा याद रखना है कि वो इंटरमीडिएट गुड्स होगी, क्योंकि उसका उद्देश्य ही है कि उसको खरीद कर उसके बाद किसी दूसरे पक्ष को बेच देना। तो याद रखना है कि अ कार परचेज्ड बाय कार डीलर की जब भी बात आएगी तो आप लोग इंटरमीडिएट गुड्स जो होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, और मध्यवर्ती वस्तु जो हो जाएगा वो हिंदी मीडियम वाले वस्तु बच्चों आप लोग इसको देखिएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स एक्यूरिंग टू नेशनल्स, इकोनॉमिक टेरिटरीज, रेजिडेंट्स, बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। तो बेटा जब भी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम का जो रिलेशनशिप होता है वो नॉन रेजिडेंट से भी होता है और रेजिडेंट से भी होता है, बट होना क्या चाहिए कि वो क्या होने चाहिए? वो नॉर्मल रेजिडेंट्स होने चाहिए। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चों यहां पर कि राष्ट्रीय आय किनको प्राप्त होने वाली कारक आय होती है? तो हमारे देश के निवासियों और गैर निवासियों दोनों से संबंधित होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचेंगे। कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल असेट्स रेफर्स टू नॉर्मल वियर एंड टियर, foreseen obsolescence, normal wear and tear and foreseen obsolescence या unforeseen obsolescence। तो जब भी डेप्रिसिएशन की बात आएगी तो या आपसे बोले कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की बात आए तो याद रखना उसको हम लोग जो है डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन जो होता है बच्चों वो कैसा होता है? वो नॉर्मल वियर एंड टियर और फोरसीन ऑब्सोलेंसेस दोनों से रिलेटेड होता है। तो आपको सी वाला ऑप्शन जो है वो आपको याद रखना है। किसी परिसंपत्ति में उसके प्रयोग के बदले उस जो घिसावट आती है बच्चों, उसको लगातार यूज करने से जो घिसावट आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? घिसावट या मूल्यह्रास बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। कह रहा अनफॉर्सीन ऑब्सोलेंसेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल असेट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज। तो जब भी अनफॉर्सीन या अनएक्सपेक्टेड की बात करेगा तो बेटा याद रखिएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कैपिटल लॉस बोलते हैं, यानी पूंजी की हानि बोलते हैं। तो याद रखना है कि अनअपेक्षित यानी जिसके बारे में हमें पता ना हो, अचानक से आग लग जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए और चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इसकी वजह से अगर किसी पर संपत्ति का नुकसान होता है तो उसे हम लोग पूंजी हानि या कैपिटल लॉस बोलते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन इकोनॉमी इन। कह रहा है जीएसटी जो है वो भारत में कब इंट्रोड्यूस हुई, किस ईयर? तो बेटा याद रखना है 2017 यानी 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी जो है वो क्या हुई थी? इंट्रोड्यूस हुई थी। 2016 में इसका एक्ट बना था और 1 जुलाई 2017 में ये इंप्लीमेंटेड हो गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 तो वही है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 आपको याद रखना है। 11वें नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा रियल इनकम, पर कैपिटा नॉमिनल इनकम। कह रहा कारक भुगतानों का योग किसके बराबर होता है? तो बच्चों जितने भी आपके फैक्टर पेमेंट्स होते हैं उन सबको अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वो नेशनल इनकम बन जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है कि जितने भी आपके फैक्टर इनकम होते हैं उन सभी का जो एडिशन होता है उसे हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय आय जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ।
कह रहा है कि भारत में स्थित जो अमेरिकी दूतावास है वो किसके घरेलू क्षेत्र में आएगा। तो हमेशा याद रखना है कि अगर कोई दूतावास है या फिर मान लीजिए कोई आपका कोई जो वायुयान सेवा देने वाली जो कंपनियां होती हैं, ये जब भी हम लोग उनकी बात करते हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो ये सभी उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी यानी घरेलू क्षेत्र का भाग होते हैं जिससे संबंधित होते हैं। तो कोई भी दूतावास जो होगा, भले वो किसी दूसरे देश में जाकर काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो अमेरिकन एम्बेसी भले इंडिया में आकर काम कर रही है, लेकिन वो अमेरिका की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक जो आपकी एम्बेसीज होती हैं या जो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जो काउंसलेट्स होते हैं, वो सब उसी देश के घरेलू क्षेत्र में डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर किए जाते हैं जिस कंट्री से वो बिलोंग कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। कह रहा है कि गुड्स परचेज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज आर फाइनल गुड्स। कह रहा है इनमें से किस उद्देश्य के लिए खरीदी गई चीज जो होगी वो अंतिम वस्तुएं यानी फाइनल गुड्स कहलाएंगी। ऑप्शन ए है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, ऑप्शन बी है फॉर इन्वेस्टमेंट इन फर्म्स, ऑप्शन सी है यहाँ पर बोथ ए एंड बी। तो बेटा याद रखना है, फाइनल गुड्स जो होते हैं वो आपके वांट सेटिस्फेक्शन और साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए क्या किए जा रहे होते हैं, यूज किए जा रहे होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इच्छाओं की पूर्ति के लिए और फर्म में निवेश के लिए खरीदी गई वस्तुओं को हम लोग अंतिम वस्तुएं बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम, डियरनेस अलाउंसेस, ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन या बोनस। कह रहा है इनमें से कौन सा उदाहरण जो है हस्तांतरण आय का है या अंतरण आय का है या ट्रांसफर इनकम का है। तो बच्चों डियरनेस अलाउंसेस जो होगा वो आपका फैक्टर इनकम का पार्ट होगा। रिटायरमेंट पेंशन मैंने कल ही बताया था वो कैसा हो जाएगा, फैक्टर इनकम का पार्ट होगा। बोनस भी फैक्टर इनकम का पार्ट होगा। लेकिन जो ओल्ड एज पेंशन होगी, वृद्धा पेंशन जो होगी, वो किससे रिलेटेड हो जाएगी, वो ट्रांसफर इनकम होगी। क्यों ट्रांसफर इनकम होगी, क्योंकि ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज जो होती है हमको मिल रही होती है फॉर वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए। तो याद रखना है कि बिना किसी आर्थिक क्रिया में भाग लिए बिना हमको अगर कोई इनकम मिल रही होती, आय मिल रही होती, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हस्तांतरण आय या अंतरण आय के नाम से जानते हैं। बच्चों देखिए एग्जाम बहुत नजदीक है, आप सभी लोगों से बार बार यही चीजें हैं कि बहुत मेहनत करनी है। मेहनत करते ही करते आप आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है कि जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो इसलिए आपके पास नॉलेज होना भी जरूरी है। सिर्फ आप लोग जो है ये सोचे कि हम रट लेंगे, याद कर लेंगे, बस उसी पे जाएंगे, तो अब वो जमाने खत्म हो चुके हैं। क्योंकि अब जो बोर्ड्स होते हैं वो लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, वो देते हैं एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन, ताकि आप सभी लोग जो है कुछ अपने व्यूज वहां पर रख सके, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ सके। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ऑपरेटिंग सरप्लस रेफर्स टू। कह रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस यानी हिंदी में जिसको हम लोग परिचालन अधिशेष बोलते हैं, कह रहा है वो किस चीज से रिलेटेड होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो बेटा आपको याद रखना है जब भी ऑपरेटिंग सरप्लस की बात आएगी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसका आंसर क्या, सॉरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो संपत्ति होती है उससे मिलने वाली जो आय होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग जो है, हालांकि उद्यमिता से भी मिलता है क्योंकि प्रॉफिट जो है उसका पार्ट होता है, तो इसमें बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये हमको प्रॉफिट भी तो उसमें मिलता है ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो इसका आंसर याद रखिएगा बोथ ए एंड बी होगा, ये आपको याद रखना है, आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड
बी इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपको देखिए बहुत सोच समझकर आपको आंसर करना होता है। जल्दबाजी में कोई भी आंसर करोगे तो आंसर गलत होने के भी चांसेस होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि एनएनपीएफसी इंक्लूड्स, एनएनपीएफसी जो होता है उसमें हम लोग क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? फैक्टर इनकम्स, ट्रांसफर इनकम्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड नॉर बी। कह रहा है एनएनपीएफसी में हम लोग क्या शामिल करते हैं? कारक आय को, अंतरण आय को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखना है कि जब भी कभी हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं, एनएनपीएफसी की बात करते हैं, तो उसमें बेटा हम लोग किसको शामिल करते हैं? कारक आय जो होती है सिर्फ उन्हीं को शामिल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कारक आय, यानी फैक्टर इनकम जो होती है सिर्फ उसे ही हम लोग एनएनपीएफसी में शामिल करते हैं। ट्रांसफर इनकम जो होती है उसे शामिल नहीं करते हैं। ये याद रखिएगा, नेशनल इनकम में या एनएनपीएफसी में हम लोग फैक्टर इनकम को ही शामिल करते हैं। हम लोग जो है बेटा उसमें ट्रांसफर इनकम को शामिल नहीं करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सीओई। सीओई का मतलब है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है सीओई का कंपोनेंट नहीं है? पहला हाउस रेंट अलाउंसेस बिल्कुल होता है बच्चों, डियरनेस अलाउंसेस बिल्कुल होता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल होता है, लेकिन फेस्टिवल गिफ्ट्स जो होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। यानी होली दिवाली पे मिलने वाले जो गिफ्ट्स होते हैं, त्योहार पर मिलने वाले जो उपहार होते हैं वो शामिल नहीं किए जाते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, यानी जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है उसमें हम लोग इसको शामिल नहीं करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। कह रहा है इनमें से कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है, ठीक है, यानी कौन सा कारक भुगतान नहीं है। पहला फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, दूसरा सैलरी टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर कह रहा है आपका रेंट पेड टू द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग, फिर कह रहा है स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट। तो बच्चों याद रखना है कि स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट जो होगा वो आपका ट्रांसफर इनकम हो जाएगा, वो फैक्टर इनकम नहीं होगा। तो ये आंसर जो होगा छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति या वजीफा जो होता है वो कैसा होता है, वो आपको याद रखना है बच्चों, वो आपका जो है ट्रांसफर इनकम होता है, हस्तांतरण आय होती है। कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, अ कार परचेज्ड बाय हाउस होल्ड इज अ सिंगल यूज कैपिटल गुड, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, या सेमी ड्यूरेबल गुड। तो बेटा याद रखना है जब भी कभी कोई कार खरीदी जाती है, हम आप कोई भी खरीदे, तो वो काफी समय के लिए 15 साल 10 साल से के लिए यूज की जाती है। तो ऐसी वस्तुएं जो बहुत समय के लिए 5 साल से ऊपर यूज की जा रही होती हैं, उनकी लाइफ जो होती है 5 साल से भी ज्यादा होती है, 10 से 15 साल तक की होती है, तो उन्हें हम लोग जो है बेटा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, यानी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं बोलते हैं। यानी कार जो होती है उसको जब भी हम लोग खरीदते हैं तो ये नहीं कि आज कार चला ली फिर 2 दिन के बाद कार खत्म हो गई, बल्कि कार जो है सालों साल चलती रहती है, इसलिए हम उसे टिकाऊ उपभोग वस्तुएं बोलते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका जीवन काल 5 साल से ज्यादा होता है, 10 साल 15 साल का होता है, जिनकी लाइफ जो होती है एक्सपेक्टेड लाइफ 10 से 15 साल होती है, उन्हें हम लोग टिकाऊ वस्तुएं या ड्यूरेबल गुड्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इफ NFIA इज 200 करोड़ एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 40 करोड़, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज। तो बेटा हमने हमेशा आपको याद रखना है कि सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया हुआ है, NFIA दिया हुआ है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, NFIA इज इक्वल्स टू आपको कितना दिया है, ₹200 करोड़। कितना दिया है, ₹200 करोड़। उसके बाद में बेटा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है फीफा कितना दिया हुआ है, वो दिया है ₹40 करोड़, ठीक है। साथ ही साथ में आपको फीफा के बाद फीटा कितना दिया हुआ है, फीटा जो है वो भी आपको दिया हुआ है, और फीटा दिया हुआ है आपको फीटा निकालना है हम लोगों को, फीटा जो है वो निकालना है। तो चलिए भाई निकालते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NFIA इज इक्वल टू क्या होता है, NFIA इज इक्वल टू होता है फीफा माइनस फीटा। ओके, फीफा माइनस क्या होता है, फीटा। अब हमसे क्या कह रहा है कि हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों, नहीं देखिए, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हम लोगों को दिया हुआ है, सॉरी ये चीज हम लोगों को दी हुई है और ये चीज हमको निकालनी है, यानी ये चीज हमको क्वेश्चन में दे रखी है और ये चीज हमको क्या करनी है, निकालनी है बच्चों। तो ठीक है, सारी वैल्यू पुट करते हैं। NFIA कितना दिया हुआ है हमें, 200 करोड़। ओके, फीफा हमको निकालना है तो हमने फीफा यहाँ पर फीफा ही लिखा रहने दिया और फीटा की जगह पर हमने जो है कितना लिख दिया, 40 करोड़। कितना लिख दिया, 40 करोड़। ओके, तो भाई अब आप लोग सॉल्व करिए इसको। जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो फीफा बराबर क्या हो जाएगा, फीफा बराबर हो जाएगा बच्चों 200 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 200 और उसके बाद में प्लस हो जाएगा 40, ठीक है, करोड़। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब बच्चों आपको याद रखना है फीफा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फीफा जो होगा वो आपका ₹240 करोड़ जो होगा वो हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर निकालते हैं फीफा और फीटा की वैल्यू, ठीक है। तो ये तरीका होता है निकालने का। देखिए हमको NFIA की वैल्यू कितनी दी थी, 200, फीटा की वैल्यू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमको 40 करोड़ दिया था और फीफा की वैल्यू निकालने के लिए हमको कह रहा था। तो NFIA का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, हमने वैल्यू पुट की और हमारा आंसर इस तरीके से आ गया। तो बेटा याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 21 नंबर जो होगा उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गा वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास में और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है वो बताइए। तो चेक करते हैं सबसे पहले, NNP FC इज इक्वल टू क्या होता है, नेशनल इनकम, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है GNP MP इज इक्वल टू GDP MP प्लस NFIA, सही बात है। फिर कह रहा है NNP MP इज इक्वल टू NNP FC, भाई ये गलत है क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी खा वाला आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि NNP FC और NNP MP के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है, वो भी किसका होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो बेटा ये याद आपको रखना है। तो ये था बच्चों आज का हमारा सेशन, जिस सेशन में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आप सभी लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो क्या है, इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे, आप YouTube पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। आप जो है मेरे नंबर 8858378733 पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि अभी तो इस चैनल पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिल रही हैं, बट आने वाले कुछ दिनों में ही आपको देखने को मिलेगा कि आपको साइंस स्ट्रीम की भी बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके के जो बच्चे हैं उन सभी लोगों के लिए क्लासेस मिलेंगी। सारे प्यारे बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से संबंधित हो, उन सभी के लिए क्लासेस मिलेंगी। तो आप सभी प्यारे बच्चों से यही गुजारिश है लास्ट में कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो प्लीज प्लीज डिस्कशन करते रहिए। फाइनली आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई पर ध्यान लगाते रहें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।